अरे अरे, ये हार्ट के किंग ने खुद को ही तलवार मान लिया। पर ऐसा क्यों? इंडिया में कार्ड गेम यानी कि ताश बहुत पॉपुलर है। पर इंडिया का अपना कोई कार्ड गेम है? और ताश पे बने ये सारे हुक्म के इक्के, बादशाह, रानी और गुलाम, क्या रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। हिंदू माइथोलॉजी से लेकर ग्रीक माइथोलॉजी तक, मुगल आर्ट से लेकर इजिप्ट के मामलुक एम्पायर तक, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर अलेक्जेंडर द ग्रेट और जूलियस सीजर तक, बहुत कुछ जुड़ा हुआ है इन ताशों की कहानी के साथ। कहानी शुरू करने से पहले ताश के बारे में कुछ जानकारी बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला, ताश की कैटेगरी को सूट्स बोलते हैं। एज एन एग्जाम्पल, आज के दिन के ताश में 4 सूट्स होते हैं: स्पेड, हार्ट, डायमंड एंड क्लब। हर सूट के ताश में और 13 ताश होते हैं। इन 13 ताश में से 10 न्यूमेरिकल ताश होते हैं जिन पर 2 से 10 तक का नंबर और ए लिखा हुआ होता है, और बाकी 3 ताश को फेस कार्ड या फिर कोर्ट कार्ड बोला जाता है। इन पर बादशाह, रानी, गुलाम जैसे कैरेक्टर्स छपे होते हैं। अब शुरू करें ताशों की कहानी। लेट्स स्टार्ट। इन ताशों का उद्भव प्राचीन भारत, चीन और मिस्र में हुआ था। चीन में 9वीं सेंचुरी के आसपास तांग राजवंश के दौरान सबसे पहली बार खेल के रूप में पत्ते का उपयोग हुआ था। साधारण तौर पे चीनी ताशों को 2 सूट में डिवाइड किया जाता है: मनी स्वीटेड ताश और कैरेक्टर स्वीटेड ताश। मनी स्वीटेड ताश पर सिक्के बने होते थे जो पूरे चीन में मुद्रा के तौर पे उपयोग होते थे, और दूसरी ओर कैरेक्टर स्वीटेड ताश चीन के चेस कैरेक्टर्स पर आधारित होते थे, जैसे जनरल, एडवाइजर, शैरियट, हॉर्स एंड सोल्जर। वही 16वीं सेंचुरी के भारत पे मुगल एम्पायर के दौरान सेम तरह के खेल प्रचलित हुए। भारत के इन हैंडमेड कार्ड्स को गंजीफा बोला जाता था, जो चीन के ताशों से बहुत अलग थे। भारतीय गंजीफा गोल या चकोर होते थे और 2 तरह के होते थे। पहला दशावतार गंजीफा और दूसरा मुगल गंजीफा। दशावतार गंजीफा में भगवान विष्णु के 10 अलग अलग अवतार और उनकी कहानी दिखाई जाती थी, और मुगल गंजीफा में खूबसूरत मुगल कलाकृतियाँ होती थी, जैसे ताज, द क्राउन, शमशेर यानी तलवार। वही भारत और चीन के साथ साथ दूसरी ओर मामलुक एम्पायर के दौरान इजिप्ट में भी ताश बहुत पॉपुलर होने लगे थे। इजिप्शियन ताश अरेबिक डिजाइन से सजाए जाते थे और इनमें 4 सूट्स होती थी: कप्स, कॉइन्स, सोर्ड्स और पोलो स्टिक्स। फिर 13वीं सेंचुरी में ताश मिडिल ईस्ट से यूरोप पहुंचे इटली के माध्यम। इटली, स्पेन और जर्मनी में पॉपुलैरिटी पाके ताश पूरे यूरोप में फैल गए। यहाँ से आप इटली, स्पेन और जर्मन ताश के अलग अलग सूट्स को देख सकते हैं। और इटली में टैरोट कार्ड्स का भी विकास हुआ, जो भविष्य बताने वाले कार्ड्स हैं। और फिर आता है साल 1789, वर्ल्ड हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर, जिसने यूरोप के मोनार्क के सिस्टम को पूरा हिला दिया था। ये साल था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के माध्यम से हमें आज के दिन के कार्ड मिल पाए। तो समझते हैं थोड़ा बहुत फ्रेंच रेवोल्यूशन को। तो साल 1789 में फ्रांस के मिडिल क्लास और निम्न वर्ग के लोगों ने राजा षोडश लुई के एक नायक तंत्र, अनफेयर टैक्स सिस्टम, सोशल इनइक्वालिटी एंड कैपिटलिस्ट सिस्टम से परेशान होकर प्रोटेस्ट छेड़ दिया और फ्रांस में सोशलिज्म, सोशल इक्वालिटी की मांग की। और इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान फ्रांस में रिपब्लिक सिस्टम का शुरुआत भी हो गया। यहीं पे बात आती है ए लिखी हुई ताश यानी कि द एस कार्ड की, जिसमें इक्का भी शामिल है। ये सबसे वर्सेटाइल ताश है। तो कहानी कुछ यूँ है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले तक बादशाह को सबसे हाईएस्ट वैल्यू वाला और द एस को सबसे लोएस्ट वैल्यू वाला कार्ड माना जाता था। पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान फ्रांस के निम्न वर्ग के लोगों का उत्थान हुआ। इसी में ट्रेडिशनल फ्रेंच कार्ड्स को नए प्रतीकों से बदल दिए गए और द एस कार्ड को समाज के निम्न वर्ग का प्रतीक माना गया। और तभी से साधारण लोगों का पावर यानी कि द पावर ऑफ रिपब्लिक को दर्शाने के लिए द एस को हाईएस्ट वैल्यू वाला कार्ड घोषित कर दिया गया। और फिर बने आज के ज़माने का द किंग ऑफ हार्ट, द किंग ऑफ टाइल, द किंग ऑफ पाइक और किंग ऑफ क्लोवर। पर ये तो वो ताश के नाम नहीं है जो मैंने कहानी के शुरू में बताए थे। हाँ, इंडिया में सेम ताशों को थोड़े अलग नाम से जाना जाता है। जैसे किंग ऑफ पाइक को किंग ऑफ स्पेड, किंग ऑफ टाइल्स को किंग ऑफ डायमंड, किंग ऑफ क्लोवर को किंग ऑफ क्लब के नाम से जाना जाता है।
इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के चलते हम इंडियन ये ब्रिटिश टर्म्स यूज करते हैं, पर किंग ऑफ हार्ट्स को तो किंग ऑफ हार्ट्स ही बोलते हैं। अच्छा, ये किंग ऑफ हार्ट्स असली लाइफ में कौन थे? उन्होंने खुद को ही तलवार क्यों मारा था? तो जवाब है, यूरोप में प्लेइंग कार्ड्स के डिजाइन में प्रिंटिंग और रिप्रिंटिंग के चलते कभी कभी मिस्टेक्स हो जाते थे और असली तस्वीर थोड़ा थोड़ा करके बदल जाता था। पहले किंग ऑफ हार्ट्स के हाथ में कुल्हाड़ी होता था और इसी प्रिंटिंग एरर के चलते कुल्हाड़ी बदल के तलवार बन गई और किंग के सर में लग गई, बोलो। और तब से बेचारा दिलों का बादशाह सुइसाइडल किंग के नाम से जाने लगा। पर असली लाइफ में किंग ऑफ हार्ट्स थे रोमन सम्राट शार्लेमेन, यानी कि चार्ल्स द ग्रेट। इन्होंने मध्यकाल में यूरोप के बड़े हिस्सों को यूनाइट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। किंग ऑफ हार्ट रिप्रेजेंट्स यूनिटी, स्ट्रेंथ एंड लिबर्टी। और किंग ऑफ स्पेड है इजराइल के राजा किंग डेविड, जो अपने नेतृत्व और विजडम के लिए जाने जाते हैं। इनके हाथों में अक्सर हार्प दिखाया जाता है, जो उनके संगीत और कविता लिखने की प्रतिभा को दर्शाता है। किंग डेविड रिप्रेजेंट्स विजडम, लीडरशिप एंड विक्ट्री ओवर एडवर्सिटी। और अब बात करते हैं किंग ऑफ क्लब्स के, जो थे मैसिडोन के राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिन्होंने प्राचीन इतिहास का एक सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया। इनके सैन्य विजय और युद्ध नीति आज भी अध्ययन किया जाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट रिप्रेजेंट्स कॉन्क्वेस्ट, एम्बिशन एंड मिलिट्री पावर। अब आते हैं किंग ऑफ डायमंड पे, जो थे रोमन जनरल जूलियस सीजर, जिन्होंने रोमन रिपब्लिक के पतन और रोमन एम्पायर के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। जूलियस सीजर रिप्रेजेंट पावर, वेल्थ एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ताश के बादशाह का तो हो गया, अब बात करते हैं ताश के रानियों का। द क्वीन ऑफ हार्ट्स थी जुडिथ, जो अपने लोगों को बचाने के लिए जनरल हॉलोफर्नेस का सर काट के मार देती है। जुडिथ सिंबलाइजेस ब्रेवरी, सैक्रिफाइस एंड द पावर ऑफ फेथ। क्वीन ऑफ स्पेड थी ग्रीक माइथोलॉजी के देवी पलास एथेना, जो बुद्धिमत्ता, साहस और युद्ध की देवी थी। एथेना सिंबलाइजेस इंटेलिजेंस, स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रेंथ इन बैटल। वहीं पर क्वीन ऑफ डायमंड्स है रचेल, जो अपनी सुंदरता, जेकब की पत्नी जोसेफ और बेंजामिन की मां के रूप में जानी जाती है। रचेल सिंबलाइजेस ब्यूटी, लव एंड वेल्थ ऑफ फैमिली। क्वीन ऑफ क्लब्स है अर्जाइन। अर्जाइन नाम लैटिन वर्ड रेजिना से प्रभावित है, जिसका अर्थ होता है रानी। क्वीन अर्जाइन सिंबलाइजेस एलिगेंस, नोबिलिटी एंड द ग्रेस ऑफ लीडरशिप। ताश के खेल में किंग एंड क्वीन के बाद सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं गुलाम, जिसे अक्सर नीव या जैक भी कहा जाता है। जैक ऑफ स्पेड को ऑजियर द डेन के रूप में भी जाना जाता है, जो एक डैनिश नाइट थे जिन्होंने शार्लेमेन के कोर्ट में सेवा दी थी। वो अपनी बहादुरी और वफादारी के लिए मशहूर थे। वहीं पर जैक ऑफ हार्ट थे लाहायर एंड द जैक ऑफ क्लब थे सर लैंसेलॉट, जो किंग अर्थर के राउंड टेबल में सबसे प्रसिद्ध नाइट थे। लास्टली जैक ऑफ डायमंड थे हेक्टर। हेक्टर एक महान ट्रोजन वॉरियर थे। होमर के इलियाड में जो व्यक्त है, वो ट्रॉय के राजकुमार थे और अपनी शौर्य और समर्पण के लिए जाने जाते हैं। एट द लास्ट आई हैव ए क्वेश्चन टू यू। क्या आपने ताश के साथ एवरीडे लाइफ में किसी इंपॉर्टेंट चीज का सिमिलरिटी नोटिस किया है? और अगर किया है तो नीचे कमेंट पे जरूर बताएं। कैसी लगी आपको ताश के बादशाह, रानी और गुलाम की ये अनोखी कहानी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो and subscribe the Storyteller for more content like this.